मैम गवर्नमेंट का जो मूव है 157 नर्सिंग कॉलेजेस लाने का, उसको आप कैसे देखती हैं? इट्स अ वेलकम मूव, एक्सीलेंट मूव, बिकॉज आज की तारीख में प्राइवेट हेल्थ सेक्टर का इतना प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, तो मेजर हमारे कॉलेजेस तो प्राइवेट ही है। तो 157 अगर पब्लिक हेल्थ में अगर बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस आएंगे तो वो तो बेस्ट ही होगा। और आज की तारीख में अगर आप देखो तो एक नर्स अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एजुकेशन लेती है तो ऑलमोस्ट पर ईयर वो 1 to 1.5 लाख खर्चा करती है। तो ऑलमोस्ट उसका खर्चा होता है 5 से 6 लाख, जो 4 साल का कोर्स है, जो 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स है प्राइवेट में। और अगर वही कोर्स अगर वो सरकारी अस्पतालों से करते हैं बीएससी नर्सिंग, तो नॉट मोर देन 3000 to 4000। तो आप देख सकते हैं कि इतना फ़र्क है और अच्छे कैंडिडेट आ सकते हैं। जो कैंडिडेट्स मेरिट बेसिस पे है और जिनका फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, वो कैंडिडेट्स आ सकते हैं नर्सिंग में। और आज की तारीख में हेल्थ केयर इज़ इन बिग डिमांड and nursing is the best profession in healthcare for women, I feel, and male also. So it is going to be a complementary help for both men and women and transgenders in nursing. Okay, they should come in nursing. जो आंकड़ा कहता है कि जो फैकल्टी हैं हमारे पास, जो एजुकेटर्स हैं, उनकी कमी है। तो अगर इस संख्या में अगर कॉलेजेस आते भी हैं तो फैकल्टी पे कितना ध्यान देना ज़रूरी है, वो कैसी चुनौती होगी? आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है कि आज की तारीख में हमारे पास फैकल्टीज़ कम है। जो फैकल्टीज़ है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए, जो नर्स बनती है वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बनती है। तो जो फैकल्टीज़ हैं आज की तारीख में हमारे पास वो अच्छी क्लिनिकल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ नहीं है। उसके कारण बहुत है, क्योंकि जो फैकल्टीज़ है वो प्राइवेट कॉलेजेस से हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में उनको इतना क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलता नहीं है। सो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड सिस्टम प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली मुझे भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये 157 बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस को ये फैकल्टी कहाँ से लाएंगे, बिकॉज नर्सिंग में स्पेशलाइजेशन 6 प्रकार के हैं। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग है, मेडिकल नर्सिंग है, एडल्ट मेडिकल सर्जिकल एडल्ट नर्सिंग है, फिर उसका साइकेट्रिक नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ केयर नर्सिंग है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है। तो उसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए। जैसे आपको अगर कोई डॉक्टर के पास जाना है, अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आप साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे। तो वैसे नर्स को भी अगर उसने एमएससी नर्सिंग साइकेट्री में किया है तो उसको आप बोल नहीं सकते आप मेडसर्च पढ़ाओ। वो काफ़ी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी उस पर। और उसके लिए स्ट्रक्चर और सिस्टम ने साथ देना चाहिए। और बेसिकली पेशेंट ने पूछना चाहिए आज की तारीख में कि जो नर्स मुझे हैंडल कर रही है उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, क्योंकि आज की तारीख में प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल पेशेंट भरता है। तो आई थिंक द पेशेंट शुड आस्क द system, the hospital system, do you have registered nurses, do you have specialized nurses in the intensive care unit? इन्होंने स्पेशलाइजेशन इंटेंसिव केयर यूनिट में किया है क्या, इनका एक्सपीरियंस क्या है? जब भी पेशेंट डिमांड करेगा तभी हमारे पास स्पेशलाइज्ड नर्सेज आएंगी, मुझे ऐसे लगता है। जो पे स्केल है इनका, जो रेगुलेटरी फोर्स है जो ये पूरा ध्यान रख रही है इस प्रोफेशन का, उनका आगे ग्रोथ क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, उसमें लूप होल्स कहाँ है जहाँ काम होना बहुत ज़रूरी है? कि लूप होल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्सिंग सिस्टम बहुत है। क्योंकि आज के तारीख में अगर आप देखो कि मिनिस्ट्री में देयर इज़ वन पोस्ट, डायरेक्टर नर्सिंग पोस्ट नहीं है, डायरेक्टर एडवाइजरी है। और वो भी वन ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस में से वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड टीचर इज़ कमिंग फॉर दैट पोस्ट। वो एडवाइजरी रोल अदा करती है। उनके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी है लेकिन पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। तो आज हमारे पास अगर 33 लाख नर्सेज है इंडिया में, तो 33 लाख नर्सेज के लिए एक नर्सिंग एडवाइजरी पोस्ट इनफ है क्या? आप सोचिए। तो सिस्टम ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो कहाँ से वो लोग कुछ कर पाएंगे? अगर आप मिनिस्ट्री में जाएंगे तो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग में एक रूम दिया गया है उनको और 2 उनके साथ में सेक्रेटरीज है। आप मैनेज कर पाएंगे 33 लाख नर्सेज? नॉट पॉसिबल। 1 डायरेक्टर एडवाइजरी, डायरेक्टर भी नहीं है वो, नर्सिंग एडवाइजरी पोस्ट वो नहीं मैनेज कर। तो उनको एक डायरेक्टरेट इन द सिस्टम चाहिए, दैट इज़ एट द सेंटर लेवल, विथ एटलीस्ट 6 to 7 मिड लेवल डायरेक्टर्स
who are going to manage the whole country's nurses. Okay, then at the state level we need directorates, and these directorates should be responsible for the state nursing. आज की तारीख में नर्सिंग कैसा फैला हुआ है? प्राइवेट कॉलेजेस, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के अंडर कॉलेजेस है, फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी है, जैसे SNDT यूनिवर्सिटी है, उनके कॉलेजेस है, फिर हमारे पास DHS के कॉलेजेस है. तो जो सिस्टम है वो ऐसा फैला हुआ है कि उनका कोई हेड ही नहीं है, और इस हेड के नीचे कोई रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टीज नहीं है, तो सिस्टम ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है. तो विदाउट सिस्टम, विदाउट स्ट्रक्चर आप कहाँ से सिस्टम चलाओगे? और ये स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से नतीजा क्या हो रहा है? क्योंकि सरल शब्दों में ये जो पेशेंट्स हैं उन पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है इसका, ये स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से, अगर आप वो सरल शब्दों में समझा सकें. आज की तारीख में मुझे ऐसे लगता है, बीइंग अ नर्स, पहले मुझे हॉस्पिटल में जाने के लिए डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था मैं सेफ़ हैंड्स में हूँ. आज की तारीख में मेरे को हॉस्पिटल में जाने के लिए बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे हैंडल करने वाली नर्स वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, क्योंकि वाइट यूनिफॉर्म डाला है तो नर्स नहीं है. तो मुझे ऐसे लगता है कि उससे अच्छा मैं अपने आप को देख सकती हूँ, क्योंकि मेडिकल एरर्स जो जिस तरह से नेग्लिजेंस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नर्सिंग रेशोज़ पुअर है, वर्कलोड ज़्यादा है. क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड नर्सेज प्राइवेट सिस्टम में आपको, अब नर्सिंग होम्स में जाइए, आपको नहीं मिलेंगे रजिस्टर्ड नर्सेज, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. आज की तारीख में एक नर्स कितना कमाती है प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में? नॉट मोर देन 15 to 30,000 उनका ब्रैकेट है, बेसिक सैलरी उनकी. अगर आप नर्सिंग होम्स में जाएंगे वहाँ पे तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सैलरी वो 10,000 देते. हम हमारे ड्राइवर को 20,000 रुपये सैलरी देते. हमारे पास जो मेड 24 आवर्स रहती है, ओके, जिसको हम खाना पीना सब कुछ देते, उसको हम 25 से 30,000 रुपये देते, और हम नर्स को आज की तारीख में 25 से 30,000 रुपये देते. तो आप इमेजिन कीजिए, जो नर्सिंग होम्स में जो नर्सेज ही नहीं है, एक्चुअली उन्होंने छोटा मोटा कोर्स किया, सर्टिफिकेट कोर्स किया, जो भी नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स है, आप उनके पास जा रहे हो तो डर लगता है मुझे, मेडिकल एरर्स कितना कर सकते हैं वो, क्योंकि डॉक्टर 24/7 नहीं है उनके पास में. तो हैं जो ज़्यादा वक्त बिता रही हैं उनके साथ. हाँ, तो उनके साथ नहीं, नर्सेस ही नहीं है वो. दे आर लेबल्ड एज अ नर्स, बट दे आर नॉट नर्सेज, दे आर नॉट प्रोफेशनल नर्सेज. जो नर्सेज को 6 लाख रुपीज़ का खर्चा होता है एक नर्स बनने के लिए, और जो क्लास से नर्सेज आती है वो पुअर क्लास है, सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, तो वो कर्जा लेके आती है. ओके, तो उनके ऊपर वो कर्जा भी पे करना है, उनके ऊपर उनके फैमिली मेम्बर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आज उनको मिलता है 20,000 रुपया. तो क्यों रहे वो इंडिया में, अगर उनको 1.5-2 लाख रुपया मिल रहा है अब्रॉड में, प्लस उनको एक स्टेटस मिल रहा है, सिटीजनशिप मिल रही है उनकी, उनको फैसिलिटीज़ अच्छे मिल रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी मिल रही है. इंडिया क्या दे रहा है नर्सेस को? आज इंडिया में रिकग्निशन ही नहीं है नर्स को, नर्सिंग प्रोफेशन को रिकग्निशन नहीं, क्योंकि आपने जैसे बोला स्ट्रक्चर नहीं है, सिस्टम नहीं है. तो एज अ नर्स, इफ़ आई एम नॉट रिकग्नाइज फॉर माई वर्क एज अ प्रोफेशनल, विल आई स्टे इन दिस कंट्री? नो. सो लेकिन कोविड में तो उल्टा हो गया था, रिवर्स माइग्रेशन हो गया था. तो जो स्टेट्स की नर्सेज है वो अपने अपने स्टेट्स में लौट गई थी, और या प्रोफेशन, और अभी तो ऐसा दिख रहा है कि अब्रॉड में तो नर्सेज ने प्रोफेशन छोड़ दिया है, और इंडिया में भी नर्सेज मेंटल हेल्थ इतने इश्यूज हैं उनको, और उनका इतना केयर नहीं ले रहे, बिकॉज 80% आर इन प्राइवेट. पब्लिक हेल्थ केयर में तो रेशो तो बहुत पुअर है. तो इंडिया में नर्सेज के लिए वेलबींग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. ओके, सो नर्सेस का रिकग्निशन नहीं है, वेलबींग नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई नर्स क्यों बनेगा? दैट इज़ माई क्वेश्चन.